सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। पिछले दिनों एक आदमी से मेरी मुलाकात हुई। वह आदमी कम से कम 70-75 साल का बूढ़ा आदमी था, लेकिन उनका आधा चेहरा बिल्कुल उधड़ा हुआ था। ऐसा लगता था कि उनके चेहरे पर किसी भयानक जानवर ने हमला किया हो, लेकिन वह जख्म भर चुका था। वह जख्म उनके चेहरे पर काफ़ी पुराना मालूम होता था। पहले तो मैंने उनका चेहरा देखा, मेरे दिमाग में यही ख्याल आया शायद उनका एक्सीडेंट हुआ हो। लेकिन जब उस बूढ़े आदमी ने अपना किस्सा सुनाया तो हम सब के रोंगटे खड़े हो गए। असल में ये किस्सा कुछ यूँ था कि सर्दियों के रात में हम किसी के यहाँ पर फातिया पर गए हुए थे। वह बूढ़ा इंसान मरने वाले आदमी का मामा था। उनके नौजवान भांजे किसी एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। हम उनके घर इत्तेफाक से रात को 12 बजे पहुँचे, क्योंकि मेरा दोस्त जिनको उनके घर पर फातिया के लिए जाना था वह रात को छुट्टी करके घर वापस आया था। फिर मुझे बताने लगा, मुझे एक जगह पर फातिया के लिए जाना है, तुम मेरे साथ चलो। कुछ दिन पहले मेरे साथ काम करने वाले मेरे एक दोस्त का इंतकाल हो गया है, लिहाजा उनके घर पर अफसोस करने के लिए जाना है। मैं फ़ौरन उसके साथ चलने के लिए राज़ी हो गया। शहर के बीचों बीच आबादी में उसके घर पर पहुँचे तो रात के वक्त उनके मोहल्ले के कुछ लोग और उनके बैठक में बैठे हुए थे जो फातिया पढ़ने के लिए आए हुए थे। कुछ लोग जो फातिया पढ़ चुके थे वे लोग उठकर चले गए। मेरे अलावा वहाँ पर मरने वाले के बाबूजी और दूसरा बूढ़ा इंसान जो उस मरने वाले के मामा थे, उसके अलावा 2-3 लोग और बैठे रह गए। मैंने उस बूढ़े इंसान को बड़ी गौर से देखा तो उनके चेहरे पर वह निशान मुझे उनकी तरफ खींचने पर मजबूर कर दिया। मेरे दिल में शक पैदा हुआ। बातों ही बातों में मैंने उस बूढ़े इंसान के जख्म का जिक्र करते हुए कहा कि चचा, ये आपके चेहरे पर जख्मों के निशान कैसे हैं? मेरे इस तरह पूछने पर मेरे दोस्त ने मुझे घूर कर देखा। शायद वहाँ पर यह सब पूछने का मौका नहीं था कि मैं उनसे ऐसा सवाल करता, क्योंकि वो बूढ़ा इंसान खुद अपने भांजे के इंतकाल पर दुखी था। सभी लोग वहाँ पर अफसोस करने के लिए बैठे हुए थे। तभी उस बूढ़े इंसान ने मेरी तरफ देखा। शायद वह मौका ऐसा नहीं था जो कि मैंने उनसे ऐसा सवाल किया, क्योंकि वह खुद अपने भांजे के इंतकाल के सोग में बैठे हुए थे। मगर उस बूढ़े इंसान ने मेरी तरफ देखा और उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी फैली हुई थी। कहने लगे, मियाँ, मेरे चेहरे के निशान मेरी ज़िंदगी के एक भयानक हादसा का निशान है। कैसा हादसा चचा? ये हादसा मेरी ज़िंदगी में बहुत पहले हुआ था। किसी दिन मेरे घर फुर्सत से आना, ये कहानी मैं तुम्हें ज़रूर सुनाऊंगा। मैंने जल्दी से मान गया और बोला, ठीक है, मुझे फुर्सत मिलेगी तो मैं आपके घर ज़रूर आपका किस्सा सुनने आऊँगा। हम फातिया हो जाने के बाद में उनके घर से वापस आ गए, पर मेरे दिल में चचा की कहानी सुनने का बहुत मन था। कुछ दिनों के बाद मैंने अपने दोस्त से कहा, चलो यार, उस दिन जो तुम्हारे दोस्त का इंतकाल हुआ था और उस लड़के के मामा से मेरी मुलाकात हुई थी जिनके चेहरे पर जख्मों के निशान थे, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वे अपनी कहानी ज़रूर मुझे सुनाएंगे। उनकी ज़िंदगी के ख़तरनाक हादसे को मैं भी सुनना चाहूँगा और वे अपनी कहानी मुझे सुनाएंगे। पहले तो मेरा दोस्त मना करता रहा, यार छोड़ो, हमें उनसे क्या लेना देना। फिर मैंने अपने दोस्त से बहुत जिद किया तो मेरे जिद करने पर मेरा दोस्त मेरे साथ उनके घर पर चल पड़ा। हम उनके घर पर पहुँचे तो वह बूढ़ा अपने घर पर ही मौजूद मिल गए। उन्होंने बड़ी खुशी से हमारा स्वागत किया और उन्होंने अपने घर के बैठक में हमें बिठाया, नाश्ता पानी करवाया। मेरे दोस्त को तो वह चचा अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि वह मरने वाले लड़के का दोस्त था। फिर मैंने बातों ही बातों में उनसे पूछा, आपने मुझे कहा था कि आप पर बीतने वाली वह घटना के बारे में हमें बताएंगे कि आपके चेहरे पर ये निशान कैसे पड़े हैं। वह चचा मुस्कुराने लगे और कहने लगे, मियाँ, इतनी जल्दीबाजी किस बात की है? असर की नमाज का वक्त होने को जा रहा है। चलो पहले हम मस्जिद में चलकर नमाज पढ़ लेते हैं, फिर खाना वगैरह तैयार करेंगे, फिर आराम से मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी सुनाऊंगा। हमने चचा से हामी भर लिया और हम उठकर वहाँ से मस्जिद में चले गए। वहाँ पर असर की नमाज पढ़ी, फिर वापस आकर बैठक में बैठ गए। हम खाने के लिए बराबर मना कर रहे थे, मगर वे चचा ना माने और जिद पर अड़े रहे, तुम्हें खाना खाकर ही जाना पड़ेगा। फिर उन चचा ने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। वह कहने लगे, ये उस ज़माने की बात है जिस वक्त महज मेरी उम्र 20-22 साल की होगी। ये 70 के दशक की बात है। हमारे इलाके में एक सरकारी अस्पताल था, गांव का छोटा सा अस्पताल। ये अस्पताल अमीरों के दान दिए हुए पैसों पर चलता था। गांव के लोगों के लिए ये सहूलियत बहुत आसान हो गई थी।
क्योंकि उस ज़माने में कहीं इक्का दुक्का ही सरकारी अस्पताल हुआ करती थी। उन्हीं दिनों वहाँ पर किसी बाहर के आए हुए आदमी ने अस्पताल की मदद के खातिर एक गाड़ी खरीद कर दे दी। वह एक छोटी सी मिनी वैन थी जो कि अस्पताल की ज़रूरत के हिसाब से एम्बुलेंस के तौर पर उसे चलाई जाती थी। गांव के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी सुविधा थी, क्योंकि उस ज़माने में एम्बुलेंस वगैरह गांव में बहुत कम देखने को मिलती थी। एम्बुलेंस ज़्यादातर शहर में ही हुआ करती थी। लेकिन अगर किसी मरीज का गांव में इलाज ना होता तो उसे शहर तक ले जाने के लिए ये वैन बड़ी सहूलियत का काम करती थी। हमारे गांव में ड्राइवर वगैरह ज़्यादा नहीं थे। मैंने शहर में कुछ सालों तक ड्राइवर की नौकरी की थी। फिर उसके बाद मैं अपने गांव चला आया था। कुछ सालों मैं फ्री बैठा हुआ था। मेरी आदत थी कि मैं एक जगह टिक कर कभी काम नहीं करता था। अच्छा भला ड्राइवर की नौकरी छोड़कर गांव में आ गया था। और तुम तो जानते ही हो, हमारे गांव में हमारे बाप दादाओं की ज़मीनें बहुत ज़्यादा थी। पैसों की, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए मैं गांव में आवारा फिरता रहता। अब उस सरकारी अस्पताल में ये समस्या पैदा हो गई थी कि गांव में कोई ऐसा ड्राइवर नहीं जो अस्पताल की गाड़ी चला सके। अस्पताल के इंचार्ज हसमत अली हमारे घर आए, मेरे अब्बू से मुलाकात की और विनती करने लगे कि अपने बेटे से कहिए कि हमारे गांव के सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस पर ड्राइवर की नौकरी कर ले। हम अस्पताल के हिसाब से उसको तनख्वाह भी देंगे। और नौकरी ऐसी नहीं है कि उसे हर टाइम गाड़ी ही चलानी पड़े। ज़रूरत के हिसाब से उसे किसी मरीज को शहर से ले जाना होगा, उसमें हमारे गांव की ही भलाई है। मेरे अब्बा भी चाहते थे कि मैं कोई कामकाज करूं और आवारा लड़कों के साथ ना घूमूं। अपने अब्बा के कहने पर मैंने उस सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस पर ड्राइवर की नौकरी को स्वीकार कर लिया। अस्पताल तो बिल्कुल छोटा सा था। यूँ समझ ले, एक छोटा सा 200 गज का मकान था जो गांव में एक तरफ किनारे पर बना हुआ था। उसके दीवारें कच्ची थी और छत भी कच्चे थे। और सामने बरामदे में वह गाड़ी खड़ी रहती थी। मैं रोज़ाना उस गाड़ी का तेल पानी चेक करके अस्पताल के अंदर बैठ जाता। उस वक्त गांव में मरीजों की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। उस वक्त खुराक भी लोगों की बहुत अच्छी थी, इसलिए लोग बीमार बहुत कम पड़ते थे। कभी कभार ही ऐसा होता, किसी बहुत बुजुर्ग आदमी को अस्पताल लाया जाता और उन्हें शहर ले जाया जाता। ज़्यादातर अस्पताल में फ्री ही बैठा रहता था। कभी कभार किसी का इंतकाल हो जाता तो उसकी मिट्टी को इधर से उधर ले जाना पड़ता। ये उन्हीं दिनों की एक ना भूलने वाली बात है। एक गांव में एक मैयत आई। वह एक फौजी जवान की मैयत थी जिसे फौजियों ने अपनी गाड़ी में उन्हें गांव छोड़ गए थे। वह हमारे इलाके का फौजी नूरैन अली था, जिसकी अभी 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। उसके घर में एक उसकी बूढ़ी माँ थी जो बेचारी चारपाई पर पड़ी रहती। उसकी वजह थी कि वह एक पैरालाइज की शिकार हो गई थी। नूरैन की नौजवान बीबी अपनी सास की सेवा में लगी रहती। नूरैन के शहीद हो जाने की खबर जब गांव में पहुंची और उसकी मैयत गांव में लाई गई तो उसकी बीवी सकीना को जब उसे अपने शौहर की शहीद होने का पता चला तो सकीना पर एकदम से क़यामत टूट पड़ी थी। ये सोचकर ही सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। 6 महीने की दुल्हन बेचारी की सास चारपाई पर लाचार पड़ी थी। उस फौजी नूरैन नौजवान की शादी के बाद अभी अभी पहली छुट्टी पर भी घर वापस नहीं आया था। उन दिनों कश्मीर के बंटवारे में उस नौजवान फौजी की जान चली गई थी और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जंग हो रहे थे। सकीना को जब अपने शौहर के मौत का पता चला तो वह बेहोश होकर गिर पड़ी और ऐसी बेहोश हुई कि वह अगले दिन तक भी ना उठ पाई। उसी बीच फौजी नूरैन की भी कफन दफन कर दिया गया। बेचारी की बूढ़ी माँ भी बिस्तर पर पड़ी हुई थी। लेकिन एक और दर्दनाक किस्सा हुआ। नूरैन फौजी के कफन दफन के बाद और फौजी अफसर जब नूरैन की बीवी के पास पहुँचे और उसे बताए कि उसके शौहर ने किस मुकाम पर शहादत हासिल की है, ये देखकर सबके होश उड़ गए कि उस वक्त सकीना की भी मौत हो गई थी। वह भी अपने शौहर के पास पहुंच गई और नूरैन फौजी की माँ चारपाई पर पड़ी हुई थी। जब ये खबर नूरैन फौजी के ससुराल में पहुंचाया गया, सकीना की सिर्फ माँ थी। उसके अब्बू का पहले ही इंतकाल हो गया था। उनका गांव नहर के उस पार पड़ता था। बेटी और दामाद के मौत का सुनकर उसकी माँ सदमे में आ गई। गांव का आदमी जो खबर लेकर गया था वह वापस आया और उसने बताया कि सकीना की माँ का तो रो रो कर बहुत बुरा हाल है। वह इस हालत में नहीं थी कि वे मेरे साथ चलकर हमारे गांव आ सके। उनकी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी कि अपनी बेटी की मैयत को अपने गांव में ही दफन करें।
और सकीना की माँ के हाल को देखते हुए उनकी मैयत उनके गांव में ही दफन की जाए। नूरैन फौजी का तो पहले ही कफन दफन हो चुका था। गांव वालों ने तो पहले इस बात पर एतराज़ किया कि सकीना की मैयत को नूरैन फौजी के पास ही दफनाया जाए, क्योंकि वह इस गांव की बहू थी। लेकिन कुछ लोगों ने राय दिया कि उसकी माँ अभी जिंदा है और उस बेचारी की बहुत बुरी हालत है, तो अच्छा यही रहेगा कि उसकी माँ की ख्वाहिश को पूरी की जाए। अब सकीना का वैसे भी इस गांव में कौन था? सकीना का शोहर इस दुनिया से जा चुका था। सास बेचारी वह भी आखिरी सांसें गिन रही थी। कुछ लोगों का ख्याल था कि बीवी को भी शोहर के साथ दफना दिया जाए। अलग अलग लोगों के अलग अलग राय थे। खैर आखिर में ये तय हुआ, अस्पताल के एम्बुलेंस में सकीना की मैयत को सकीना के माँ के गांव पहुंचा दिया जाए। रात गहरी होती जा रही थी और सकीना को मरे हुए काफ़ी वक्त हो चुका था। फौजियों के तरफ से नूरैन फौजी के लिए काफ़ी सारे रुपए इनाम दिया गया था, जिसकी वजह से नूरैन की मैयत को काफ़ी हिफाजत से दफनाया गया था। लेकिन अब सकीना की मैयत भी लाचार पड़ी हुई थी। गांव वालों की तरफ से मुझे ये हुक्म मिला था कि मैं सकीना की मैयत को उसके माँ के घर छोड़कर आऊं। फिलहाल मैयत को एम्बुलेंस में डाला गया। सकीना के माँ का गांव नहर के उस पार में था। हमारे गांव वालों ने सुबह के वक्त ये ऐलान किया कि हम सकीना की मैयत में सुबह जाएंगे और मुझे अकेले ही सकीना की मैयत को उसके गांव छोड़ना पड़ेगा। सकीना का गांव हमारे गांव से कुछ ही दूरी पर था, इसलिए मेरे साथ किसी आदमी को भेजने की ज़रूरत महसूस नहीं की गई। मैं मैयत को लेकर रात के अंधेरे में सकीना की माँ के घर चल पड़ा। नूरैन फौजी और उसकी बीवी की मौत पर हमारा पूरा गांव बहुत दुखी था और मैं दिल में उस शहीद का जज्बा लेकर उस गांव में उसकी बीवी की मैयत को लेकर चल पड़ा। मैं अपने गांव से निकला तो रात के 11:30 बज चुके थे। सर्दियों के रातें भी गांव के हिसाब से तो ये आधी रात का टाइम था। वैन में पीछे सीट पर सकीना की लाश थी और मैं गाड़ी कच्ची सड़क पर लिए सकीना के माँ के गांव में बढ़ता जा रहा था। गांव में निकलते ही वीरानगी शुरू हो गई। घने पेड़ों का चारों तरफ बाग था। उस टाइम कच्ची सड़कें थी जिस पर बैलगाड़ियाँ और इक्का दुक्का सवारी चला करती थी। गाड़ियाँ अमीर लोगों के पास हुआ करती थी और वह गाड़ी भी इसी कच्ची सड़क से जाया करती थी। मेरे गाड़ी के शीशे पूरी तरह से बंद थे। सर्दी के मौसम की वजह से बाहर से आने वाली हवाएं अंदर के माहौल को और सर्द कर रहे थे। बाहर वीराने में गाड़ी के हेडलाइट में मुझे पूरा रास्ता वीरान और सुनसान नज़र आ रहा था। मैं वैसे तो निडर आदमी था, लेकिन न जाने क्यों उस वक्त मुझे बहुत डर महसूस हुआ। फिर अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी गाड़ी के पीछे किसी ने हरकत की हो। मेरी गाड़ी में फिर से कुछ आवाज़ होने पर मैंने पीछे पलट कर देखा तो लाश गाड़ी के सीट पर पड़ी हुई थी। मैंने अपने ख्याल को झटक दिया कि ये मेरा वहम हो सकता है। फिर मैं आगे नज़र जमाए गाड़ी चलाता रहा। अचानक थोड़ी देर के बाद फिर मुझे मेरे गाड़ी की पिछली सीट पर कुछ हरकत महसूस हुई, जैसे पीछे किसी की तेज़ तेज़ सांस लेने की आवाज़ आई हो। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ होने लगी थी। फिर मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए। सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई सकीना की लाश गाड़ी में उठकर बैठी हुई थी और उसका मुंह पीछे की तरफ था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे खून मेरे रगों में जमने लगा हो। सकीना की मौत की जांच तो गांव के सभी लोगों ने कर दी थी। मैंने दहशत में होकर गाड़ी को ब्रेक लगा दिया। वहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और घना-घोर जंगल था। ब्रेक लगाते ही मैंने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला। नीचे उतरकर कच्ची सड़क से नीचे खेतों में उतरकर भागने लगा। मेरे ऊपर इतना डर सवार हो चुका था कि मैं चाहता था कि पल ही पल में यहाँ से निकलकर कहीं दूर चला जाऊँ। लाश ने उठकर बैठते ही मेरे रगों में ऐसा डर पैदा कर दिया था कि मेरी हालत ऐसी थी कि काटो तो जैसे मेरे बदन में खून नहीं निकलेगा। ये चावल पैदावारी के मौसम थे। चारों तरफ चावल के फसलें लहरा रहे थे और चावल कटाई के लिए तैयार हो चुका था। मैं फसलों के बीचों बीच बड़ी मुश्किल से भागता हुआ आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। पीछे पलटकर देखा तो मेरी गाड़ी दूर खड़ी नजर आई। चांद के चांदनी में उस वक्त ऐसा खौफनाक सन्नाटा था कि इंसान की दिल की हरकत बंद हो जाए। भागते भागते मेरे पाँव मिट्टी के ढेले से जोरदार ठोकर लग गई और मैं मुंह के बल नीचे गिर पड़ा। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभाल कर उठा। सर उठाकर ऊपर देखा तो ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि सकीना की लाश सफ़ेद चादर में लिपटी हुई गाड़ी के बाहर खड़ी थी और वे दोनों हाथे ऐसे फैला रखे थे जैसे वो मुझे दबोच लेगी। मेरे मुंह से एक भयानक चीख निकल गई।
मैं फिर से पूरी ताकत के साथ खेतों की तरफ भागना शुरू कर दिया। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मैं किस तरफ भाग रहा हूँ। चलते चलते आगे की तरफ फिर से घना घोर जंगल शुरू हो गया था। फिर मैंने दूर कहीं एक पेड़ के नीचे अजीब सी चीज़ देखी, चमकदार सी। कुछ मैं नज़दीक पहुँचा, मुझे कुछ लाल कपड़ों में लिपटी हुई एक औरत बैठी नजर आई, जिसके सामने सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई एक लाश रखी हुई थी। मैं फ़ौरन वहीं पर जम सा गया। सुनसान में ये मंजर देखकर इंसान की क्या हालत होती है ये मैं ही जान सकता हूँ। चांद की छाँव की रोशनी में मैंने देखा वह सकीना थी और उसके सामने उसके शौहर नूरैन की लाश पड़ी हुई थी और वह उससे लिपट कर रो रही थी, अपना माथा पीट रही थी और अपने चूड़ियों को तोड़ रही थी। या मेरे अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है। मैंने फ़ौरन अपना रास्ता बदल लिया और फिर तेज़ तेज़ दौड़ना शुरू कर दिया। पीछे मुड़कर देखा तो उस पेड़ के नीचे कोई नहीं था। सकीना दुल्हन बनी बैठी हुई थी और नूरैन की लाश, वे दोनों अब वहाँ से गायब हो चुकी थी। चलते चलते मुझे दूर खेतों में मुझे छोटा सा मकान नज़र आया। मैं दौड़ते दौड़ते उस मकान के दरवाजे तक पहुँचा। उस कच्चे मकान की लकड़ी के दरवाजे पर हाथ रखा तो वह एक झटके में ही खुल गया। मैं फ़ौरन उस मकान के अंदर दाखिल हो गया और उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाजे के बंद होने की आवाज़ सुनकर अंदर से कांपती हुई किसी बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनाई दी। कौन है? कोई बूढ़ा आदमी था। फिर मैंने देखा वह बूढ़ा आदमी लालटेन उठाकर बाहर निकल रहा था। वह एक कच्चा मकान था। उसने लालटेन ऊंची करके रोशनी मुझ पर डाली। मुझे देखते हुए बोला, कौन हो तुम और ऐसे मेरे घर में क्यों घुस आए हो? ऐसा है चचा, मेरे पीछे कोई पड़ा हुआ है। अच्छा, कौन है तुम्हारे पीछे? बूढ़ा आदमी पहले मेरी बात काटते हुए बोला, अच्छा तुम किसी मुसीबत में हो, अंदर आ जाओ बेटे। मैं फ़ौरन उस बूढ़े आदमी के पीछे चला गया। वह बूढ़ा आदमी अपने कमरे में चला गया था। मैं कमरे में उसके पीछे घुसा था, लेकिन कमरे में दाखिल होते ही उसके चारपाई पर बैठे दो लोगों पर मेरी नज़र पड़ी तो मेरी रही सही हिम्मत भी जाती रही। बूढ़े आदमी ने जो लालटेन हाथ में लिया हुआ था, उस लालटेन में से मैं बहुत अच्छे तरीके से देख सकता था कि उस चारपाई पर बैठी सकीना और उसके साथ नूरैन की लाश कफन में लिपटी हुई थी। पर नूरैन जिंदा था और मैं उन्हें देखते ही मैं अपने होश हवास खो बैठा था और मुझे देखकर वे दोनों मुस्कुरा रहे थे। आप लोग सोच सकते हैं कि मेरी उस वक्त क्या हालत हुई होगी। मैं डर की वजह से दोबारा से उस घर से निकलकर बाहर की तरफ भागने लगा। मैं उस बूढ़े आदमी की गरजती हुई आवाज़ मुझे सुनाई दी, रुक जाओ बच्चे। लेकिन मैं भला कहाँ रुक सकता था। मैं फ़ौरन बाहर की तरफ भागा, दरवाजे को एक धक्के से खोला और उस कच्चे मकान से बाहर की तरफ निकल आया और फिर मैंने जंगल की तरफ भागना शुरू कर दिया। दूर मुझे कुछ गांव दिखाई देने लगा। मैं उसी गांव की तरफ भागने लगा। भागते भागते जब मैं गांव की तरफ पहुंचा तो मैंने देखा गांव के बाहर साइड में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। शायद वह गांव वालों का ही कब्रिस्तान था। जब मैं भागते भागते उस कब्रिस्तान के तरफ पहुंचा तो मैंने एक अजीब मंजर देखा। कुछ लोग सफ़ेद कपड़ों में खड़े थे जो बड़े डरावने और भयानक लग रहे थे। उनके सामने दो चारपाई पड़ी हुई थी और उन पर दो लाशें पड़ी हुई थीं। मैं उसकी कुछ दूरी पर एक पेड़ के आड़ में खड़ा हो गया और ये मंजर मैं डर की हालत में देखने लगा। उन सब इंसानों के चेहरे कपड़े से इस तरह ढके हुए थे। सर पर डला हुआ कपड़ा उनके चेहरे आगे से ढका हुआ था। किसी की आवाज़ सुनाई दी, क्या इन दोनों का जनाजा पढ़ाया जाए? लेकिन नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाला आदमी, उसने कहा, नहीं, ये दो लोग नहीं बल्कि तीन लोगों की नमाज़े जनाजा पढ़ाई जाएगी। किसी ने उस महफिल में से पूछा, तीसरा आदमी कौन है? उस आदमी ने इशारा किया, जहाँ मैं खड़ा था उस पेड़ की तरफ इशारा किया जिसके पीछे वह छुपा हुआ है। तीसरा आदमी उस पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, उसे पकड़कर यहाँ लाओ। उसकी नमाज़े जनाजा भी इन दोनों के साथ ही अदा कर दी जाए। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। अंधाधुन एक तरफ को भागने लगा। पीछे से कुछ अजीब सी मिली जुली आवाज़ सुनाई दी, पकड़ो उसे, भागने ना पाए। मैंने मुड़कर देखा तो ये देखकर मेरी सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। वह सभी आदमी सफ़ेद कपड़ों में लिपटे हुए खतरनाक लोग मेरे पीछे भाग रहे थे। अब मेरा मुंह उस गांव की तरफ था। मैं अंधाधुन दौड़ता हुआ चला जा रहा था। मेरे पीछे आवाज़ आ रही थी, पकड़ो पकड़ो। ये आवाज़ बराबर आ रही थी। लगता था वे लोग अभी तक मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं जानता था कि अगर आज मैं तेज ना दौड़ा तो मेरी ज़िंदगी की आखिरी घड़ी होगी। भागते भागते मैं उस गांव के करीब पहुंच गया। फिर जैसे अचानक पकड़ो पकड़ो
और उन लोगों की आवाज़ आना भी बंद हो गई। मैं चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। देखकर मैं हक्का बक्का रह गया कि मेरे पीछे कोई नहीं था। दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था। देखा और फिर जल्दी से गांव की कच्ची गलियों में दाखिल हो गया। अब मेरी किस्मत खराब। गांव के आवारा कुत्ते मेरे पीछे दौड़ पड़े। कुत्तों से बचता बचाता मैं एक गली में दाखिल हुआ। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह गली आगे से बंद थी। गली के आखिरी में एक छोटी सी दीवार थी। कुत्ते बराबर मेरा पीछा कर रहे थे। मेरे लिए सिवाय उसके कोई चारा नहीं था कि मैं उस दीवार को फलांग कर भाग जाता। भागते भागते मैंने एक जोरदार छलांग लगाए और उस दीवार पर चढ़ गया ताकि मैं उन आवारा कुत्तों से बच सकूं। लेकिन छलांग लगाते समय मेरी दाहिनी टांग दीवार से टकरा गई और मैं हिम्मत ना हारते हुए अपनी हिम्मत बरकरार रखी और ऊंची छलांग लगाते हुए दीवार की इसी तरफ गिर गया जिस तरफ से कुत्ते भागकर मेरे पास आ रहे थे। खूंखार कुत्तों ने मुझ पर बुरी तरह से हमला कर दिया। वे अपने नुकीले पंजे मेरे जिस्म पर मार रहे थे और उनमें से एक कुत्ते ने कुछ इस तरह मेरे चेहरे पर पंजे मारे कि मेरे हलक से एक दर्दनाक भयानक चीख निकली। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे बदन में किसी ने आग लगा दी हो। मैंने अपनी पूरी ताकत से उन कुत्तों को दाहिनी तरफ धकेला और फिर पागलों की तरह दीवार पर चढ़ने की कोशिश की। खुदा की कुदरत की मैं उस कोशिश में कामयाब हो गया। मैं दीवार की दूसरी तरफ गिरता चला गया। दूसरी तरफ बहुत ईंटें पत्थर पड़े हुए थे। मैं उसके ऊपर गिर पड़ा। मेरा सर किसी पत्थर से टकरा गया और मैं अपना होश हवास खो बैठा और मैं बेहोश हो गया। जिस वक्त मुझे होश आया तो अपने चेहरे पर भयानक दर्द महसूस किया और वह भी महसूस किया कि मैं अपने टांगों को और अपने बाजू को हिला नहीं पा रहा था। मेरे दोनों बाजू मेरे पीछे कमर के साथ मजबूती से बांधे गए थे और मेरे दोनों टांगों में हरकत नहीं हो रहे थे क्योंकि उन्हें भी मजबूती से रस्सियों से बांधे गए थे। मेरे सामने गांव के कुछ लोग खड़े थे। एक गांव का शायद पटवारी लगता था। वह मेरे सामने बैठा था। हाँ भाई, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम मेरे घर में चोरी करने के लिए दाखिल हुए थे? पटवारी ने बड़ी गरजते हुए आवाज़ में कहा था। खुदा के लिए पहले मुझे पानी पिलाओ, मैंने अपनी कमज़ोर सी और दर्द भरी शब्दों में कहा। उस गांव के पटवारी ने मेरे चेहरे की तरफ देखा और किसी को इशारा किया। वह आदमी भागकर आ गया और प्याले में पानी लेकर आया। मैंने गटागट पानी पी लिया और अपने कमज़ोर से आवाज़ में पटवारी साहब से कहा, मैं चोर नहीं हूँ, मैं दूसरे गांव का हस्मत अली हूँ। उदयपुर के सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस चलाता हूँ और ड्राइवर हूँ। रात को मेरे पीछे कुछ लोग लगे हुए थे। मैं उनसे अपना जान बचाकर भागता हुआ इस गांव में पहुंच गया। मेरी बात को गांव के सभी लोगों ने बड़ी ध्यान से सुना। ये सुनकर गांव के खड़े लोगों में से एक आदमी ने पटवारी साहब की तरफ मुंह करके कहा, पटवारी साहब, मैंने इस आदमी को पहचान लिया है। ये वाकई में सरकारी अस्पताल के एम्बुलेंस चलाता है और ड्राइवर है। उदयनगर का रहने वाला है। नाम तो इसका मुझे नहीं मालूम, मगर मैं इसे जानता हूँ। ये हमारे पास के ही गांव में रहता है। हम इसके चेहरे पर जख्मों की वजह से इसे पहचान नहीं पाए थे। पटवारी ने ये सुना तो फौरन मेरे हाथ पाँव के रस्सियाँ खोलने को हुक्म दिया। रस्सियों से आज़ाद होते ही मुझे चारपाई पर बिठा दिया गया। फिर मुझसे मेरी सारी कहानी पूछी गई। मैंने छोटे शब्दों में उनसे सारा वाक़या बता दिया। कुछ इस तरह के वारदात करने वाले लोग मेरे पीछे पड़ गए थे। मैंने जानबूझकर उन्हें अपने साथ सही में होने वाली घटना से आगाह नहीं करवाया था। हो सकता था वे मेरी बात का यकीन ना करते। उस गांव के पटवारी ने मेरे चेहरे की मरहम पट्टी करवाई और फिर मेरे साथ एक आदमी भेजकर मेरे गांव से मेरे अब्बू और कुछ लोगों को बुलवाया गया। उन्होंने आकर मुझे पहचाना और मेरी कही गई बात को साबित किया और पटवारी साहब का शुक्रिया अदा किया गया और फिर मुझे वहां से अपने गांव ले आए। जिस वक्त मैं गांव में लाया गया उस वक्त दोपहर ढल चुकी थी और गांव वालों को खबर मिल चुकी थी कि सकीना की लाश अभी तक उसके गांव नहीं पहुंची और मेरी तलाश भी साथ में शुरू हो गई थी क्योंकि गांव के वीरान जंगल में अस्पताल के वैन को लोगों ने ढूंढ लिया था। लेकिन हैरत की बात यह थी, वैन में ना सकीना की लाश मिली थी। गांव वाले इस बात पर हैरान थे कि मैं और सकीना की लाश कहाँ गायब हो गई थी। गांव के लोग बेचारे मुझे आसपास और काफ़ी दूर तक ढूंढते रहे। मेरे चेहरे पर खूंखार कुत्तों के पंजे के निशान, 3 बड़े गहरे जख्मों के निशान मौजूद थे। मेरे मरहम पट्टी कर दी गई, मगर अजीब बात यह थी
कि सकीना के लाश का अभी तक कुछ अता पता नहीं था। आसपास के हर जगह पर सकीना की लाश को ढूंढा गया, लेकिन सकीना की लाश कहीं नहीं मिली। उसके बाद मैंने एम्बुलेंस की ड्राइवर की नौकरी छोड़ दी। गांव वालों के कहने के बावजूद भी मैंने एम्बुलेंस चलाने से मना कर दिया और फिर वहां से मैं शहर चला आया। मगर हैरानी की बात यह है, इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी ये बात मालूम नहीं हो सका मेरे वहाँ से भाग जाने के बाद सकीना की लाश कहाँ गायब हो गई थी और सकीना वापस जिंदा कैसे हो गई थी। वहाँ के आसपास के लोग बताते हैं जहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी थी वहाँ आसपास के गांव में आज भी उन्हें उस औरत की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।